नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पर्यावरण अध्ययन ईबीएस से मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 1 क्लास कंप्लीट कर ली है पर्यावरण अध्ययन से ईबीएस से यूपी टेट 2026 के लिए। अगर आपने वो नहीं देखी है क्लास तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ है। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है, तो आप लोग अच्छे से लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, अंत तक बने रहें क्लास में, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो क्लास को एकाग्रता के साथ आराम से बैठ करके देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, तो कॉपी और पेन से साथ में लेकर के बैठा करिए। ठीक है दोस्तों, कॉपी और पेन से साथ में लेकर के बैठा करिए। जो भी इंपॉर्टेंट अदर चीज़ें होंगी, फैक्ट होंगे क्वेश्चन से संबंधित, उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है दोस्तों आपका क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराना, क्योंकि अंतिम समय है। अब कॉन्सेप्ट कराएंगे या क्वेश्चन कराएंगे, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत होगी एग्जाम में, पेपर पर। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा और नई चीज़ों को अब खोजने का कोई समय नहीं है, क्योंकि अब अंतिम समय है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आज आपकी 15 तारीख हो गई है ना, और जुलाई के पहले ही वीक सप्ताह में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए, रोज़ाना मॉक टेस्ट लगाते रहिए। 9 बजे हमारी क्लास होती है ईबीएस की, तो आप लोग ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर ज़रूर बनाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट 2026 के लिए बहुत ही रामबाण क्लास करा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? तो दोस्तों 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों हम 11 जुलाई को मनाते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 7 अप्रैल को दोस्तों हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों हम 8 मार्च को मनाते हैं, और विश्व जल दिवस जो है ये दोस्तों हमारा 22 मार्च को मनाते हैं। तो इनको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, पूछा जा सकता है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, दिवस से, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिवस से जरूर देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम के अंदर, तो आप लोग अच्छे से देखें। और ये सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित हैं चारों के चारों, तो इनको आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, 1992 में हुआ था पर्यावरण सुरक्षा के लिए। तो ये जो हुआ था दोस्तों आपका, ये ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। ठीक है, रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? ठीक है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए, है ना, कौन सा उपाय सबसे अच्छा होगा? पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, ठीक है, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, या पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना, या दोस्तों औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो उपाय होगा वो दोस्तों हमारा पारंपरिक फसलों का उगाया जाना। ठीक है, जो पारंपरिक फसलें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ये तो इससे तो हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा 10% नियम के, एक 10% नियम होता है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो दोस्तों ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा वो दोस्तों आपका क्या किसका होगा?
वो होगा दोस्तों आपका प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। ठीक है दोस्तों, प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये सबसे बड़ा है, ये पूछा है। रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, समुद्र। समुद्र जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा कौन सा है? समुद्र है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 70% हमारे पृथ्वी पर क्या है दोस्तों, जो है 70% पानी है, तो ये सभी सागरों से ही घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र से ही घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार द्वारा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वृक्ष मित्र। ठीक है, कौन सा दिया जाता है पुरस्कार? वृक्ष मित्र दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों आपकी 1986 से हुई थी। ठीक है, 1986 में ये इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो पूरा नाम है वो है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमसे पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैट्रोफा, बायोडीजल, ठीक है, रिंगाल, इमारती लकड़ी, बांज, चारा या दोस्तों चीड़ लीसा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, रिंगाल, इमारती लकड़ी। तो दोस्तों रिंगाल जो है ये दोस्तों आपकी इमारती लकड़ी नहीं है। यह है दोस्तों मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वोनी बांस की एक प्रजाति है, और ये अंदर से खोखली होती है और बहुत ही लचीली होती है। ठीक है, तो ये इमारती लकड़ी नहीं आती है, इमारती लकड़ी के अंतर्गत नहीं आएगी। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है नहीं है। जैट्रोफा, बायोडीजल, ठीक है, जैट्रोफा का जो पौधा है उससे बायोडीजल बनता है, डीजल बनता है। ठीक है, बांज, चारा और चीड़ लीसा, ये तीनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों से अलग करता है, पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंड्रोम्स, क्लोरोफिल तथा रसधानी या केंद्रक तथा कोशिका कला? तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दोस्तों आपका क्लोरोफिल तथा रसधानी। ठीक है, ये दोस्तों आपका पौधों को जंतुओं से अलग करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जंतुओं में रसधानी और पौधों में क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। भोपाल गैस त्रासदी खाली जगह गैस के कारण हुई। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों आपकी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है, 2 से 3 दिसंबर याद रखिएगा, डेट पूछी जाएगी और पूछी भी गई है, 1984 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी। और ये जो हुई थी ये दोस्तों आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुई थी। इसका रिसाव हुआ था, पाइप फट गया था, इसमें दोस्तों हजारों लोगों की जानें भी गई थी, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे इससे। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगर आपसे इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो ये पूछ सकता है CH3NCO। ठीक है, इसको माइक भी बोलते हैं, माइक इसके लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, रासायनिक सूत्र कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए, CH3NCO। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, भारतीय समुद्री राज्य जो राज्य हैं उनकी जो समुद्री सीमा है वो ऐसे आपके 9 राज्य हैं। 9 राज्यों की समुद्री सीमा, 9 राज्य जो हैं उनकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। ठीक है, 9 राज्यों की। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा हो जाएगा?
तो गुजरात की समुद्री सीमा तो सबसे बड़ी है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, गुजरात की सीमा सबसे बड़ी है। ठीक है, समुद्री सीमा सबसे बड़ी किसी राज्य के साथ लगती है तो गुजरात की, सबसे कम गोवा के साथ लगती है, और महाराष्ट्र तो आप जानते हैं समुद्र के किनारे बसा हुआ है ना, तो इसकी भी है। तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चुन करके लेकर के आया हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ईबीएस से, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, सी टेट और यूपी टेट में जमीन आसमान का फर्क है। यूपी टेट में आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और सी टेट में दोस्तों आप लोग जानते ही हैं वो पेडागोजी पूछी जाती है घुमा फिरा करके। ठीक है, उसमें एनसीएफ भी डाल देता है, उसमें आपकी दोस्तों जॉन डीवी की जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसको भी डाल देता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सर आता है। इसमें दोस्तों आपकी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास को लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। ठीक है, और प्रयास अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जितने भी दोस्त आपकी तैयारी करें यूपी टेट 2026 की, सभी के लिए शेयर करें। यूपी टेट 2026 के लिए ये सीरीज़ रामबाण होने वाली है। जितने भी आपके मॉक टेस्ट होंगे 10 से 12 या 15 16 जितने भी होंगे 20, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, और आपकी परीक्षा में इनमें से ही सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते चल रहे हैं, तो अदर जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं से बनेंगे, अदर कहीं से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं, नई दिशा ज़रूर दें, और आपका जो सपना है यूपी टेट निकालने का वो ज़रूर पूरा हो। ठीक है दोस्तों, यूपी टेट के बाद हो सकता है आपका एस टेट आए, तो सुपर टेट आए, तो आप लोगों के लिए नौकरी भी मिल सकती है। तो पहला जो कार्य है वो है आपको यूपी टेट निकालना, तो तैयारी करते रहिए बेहतर से बेहतर, रोजाना अपनी तैयारी को बनाते रहिए। 9 बजे क्लास होती है मॉर्निंग में, तो आप लोग जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, शाम को हमारी 8:30 बजे हिंदी की क्लास होती है यूपी टेट स्पेशल, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और 9 बजे हमारी दोस्तों 9 साढ़े 9 बजे हमारी क्लास होती है CDP की, तो उसको भी आप लोग देखें, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो किसी नदी का प्रदूषण स्तर कितना है वो नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ATP, STP, VD, VOD या BPL। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन तो आपके सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, BOD। ठीक है, BOD द्वारा नदी के जो जल है उसका प्रदूषण की माप की जाती है। BOD फुल फॉर्म दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो याद रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो BOD के कारण ही नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? BOD से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ठीक है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, तो दोस्तों ये आपका जुकाम हो जाएगा। जुकाम जो है दोस्तों आपका ये वायरस संक्रमण से होता है, वायरस से होता है। ठीक है, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, ये दोस्तों सभी आपके किससे होते हैं? ये वायरस से नहीं होते, जीवाणुओं से होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, चलिए तो एड्स हो गया, चेचक हो गया, डेंगू हो गया, ये सभी दोस्तों आपके वायरस से संबंधित है, वायरस से ही होते हैं ये भी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला 50 से 60% जो हमारी कृषि होती है वो किससे होती है? वर्षा पर ही आधारित होती है, तो वृष्टि हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो है दोस्तों आपकी मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है ये दोस्तों आपका सबसे ठंडा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके आयन मंडल से जो उल्का पिंड जो गिर करके नीचे आते हैं तो वो मध्यमंडल में आकर ही जलने लगते हैं। ठीक है, तो किसके कारण? वो सभी टेम्परेचर के कारण ही जलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस पूछा है हमसे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी? मेथेन हो जाएगी। ठीक है, मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेथेन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों आपका CH4।
ठीक है, क्या है दोस्तों, CH4 याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों जो मुख्य भूमिका में जो आपकी गैसें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, फिर जल वाष्प होता है, और फिर तीसरी होती है दोस्तों आपकी, ठीक है, तीसरी होती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम N2 बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। 4 गैस मुख्य रूप से भूमिका निभाती है ग्रीन हाउस गैस में। तो मीथेन हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल वाष्प, और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, बाघों का संरक्षण, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड से हुआ था शुरू, ठीक है, कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। कहाँ से? उत्तराखंड से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर पर खिंची है? तो इसको दोस्तों आप हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ठीक है, गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्र पार्क स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। वीडियो को शेयर करते रहिए सभी दोस्तों में, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात वाला सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? केरल था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। जनगणना 2011 के अनुसार, अब जनगणना 2027 में हो रही है, ठीक है, तो उसका परिणाम बाद में आएगा, तो उसके हिसाब से आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल 2011 ही लागू होगी। तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात जो है भारत में वो दोस्तों आपका 943 1000, ठीक है, मतलब 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो चींटी होगा, केंचुआ होगा, मधुमक्खी या तितली? तो दोस्तों किसान का जो मित्र कहा जाता है वो केंचुए को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? हमसे पूछा गया एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली लो से जलने वाला है, या यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो सत्य नहीं है वो बताना है। तो यह दोस्तों एलपीजी होता है, ये एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह नीली लो से जलने वाला है, तो नीली लो जलती है जब आप लोग जलाते हैं तो एलपीजी को, ठीक है। यह मीथेन उत्सर्जन नहीं करता, न करने वाला है। तो यह दोस्तों आपका मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये आपका गलत हो जाएगा। नहीं, मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। एलपीजी जो है ये दोस्तों आपका प्रोपेन, ब्यूटेन और हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है, ठीक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C3H8 है, और ब्यूटेन का दोस्तों C4H10 है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। तो प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैसों का एक मिश्रण है, तो ये आपका मीथेन नहीं निकालता है, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड जोन डे, ठीक, ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये कहलाता है दोस्तों आपका जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, ठीक है। इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, दैत्याकार पांडा कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों आपका चीन में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो 1984 में हुई थी, ये तो हमको पता है कब हुई थी, 1984 में। गैस कौन सी थी? तो दोस्तों गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको CPCB बोलते हैं, केंद्रीय जल आयोग, या दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सी एजेंसी है? तो दोस्तों ये है आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, CPCB। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसकी जो स्थापना हुई थी ये दोस्तों आपकी 1974 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना इस एजेंसी की। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से बहती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी के बारे में बताया जा रहा है। तो तिब्बत की सांगपो नदी जो है भारत में किस नाम से बहती है? तो दोस्तों ये आपकी ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नाम से ये कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों आपकी ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, तो और भारत में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में क्या कहलाती है? सांगपो नदी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बात करें गंगा की, तो आप लोग गंगा को जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों आपकी 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है गंगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे ऊंचे, ठीक है, तो सबसे ऊंचे जो होते हैं, पहले नंबर पे आते हैं दोस्तों आपके उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक जो होते हैं वो दोस्तों हमारे पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? पेड़ पौधे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों आपके प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? शाकाहारी। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। शाकाहारी जैसे हिरन हो गया है ना, टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया। और दूसरे नंबर पे आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता आपके दूसरे नंबर पर आते हैं। ये होते हैं दोस्तों आपके मांसाहारी। कौन से होते हैं? मांसाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया, बाज हो गया, शेर हो गया। तो परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर कौन होगा? द्वितीय उपभोक्ता होंगे, मांसाहारी होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान से एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्र का निर्माण करने वाले जैविक घटक में शामिल हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने वाले जैविक घटक में शामिल हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों आपके जैविक घटक कौन कौन से हैं? उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक हैं। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास EBS स्पेशल यूपी टेट 2026 के लिए 30 क्वेश्चंस के साथ। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भैया जरूर बताएं। और प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिए फीडबैक दें, क्लास कैसी रही, आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है दोस्तों, और आप किस ज़िले से देख रहे हैं वीडियो के लिए ये भी कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।